हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज बेसिक नेचर और बेसिक कैरेक्टर ऑफ द एमिन्स। तुम नोटबुक निकालिए और हेडिंग डालेंगे बेटा बेसिक नेचर और बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एमिन्स। बेसिक नेचर ऑफ एमिन्स। ठीक है, अभी देखते हैं बेटा एमिन्स के बारे में काफी लेक्चर्स मैंने पहले अपलोड किए हैं। अगर आप वो देखोगे तो फिर से बोलूंगा कि ये लेक्चर आपको और अच्छे समझ में, क्योंकि प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी एमिन, एलिन, बहुत सारे हम वर्ड्स यहाँ पे लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे। तो वो एग्जांपल आपको तब समझ में आएंगे जब आपका बेस जो है या पिछला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक नेचर ऑफ एमिन्स। बेसिक नेचर ऑफ एमिन्स मतलब कि ये हो गया, ये तो आपके टॉपिक से समझ में आ गया कि एमिन्स क्या होता है, बेस नेचर का। एमिन्स क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। एमिन्स आर बेसिस। अब एमिन के बेस होने का रीजन क्या है, जैसे कि लेविस ने जो बताया था, लेविस के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेसिस एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर एसिड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, एसिड होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, चलिए ओके। अब ये जो एमिन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, एमिन के पास भाई इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करेगा, जब उसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो एक्स्ट्रा में। तो इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा में तो नहीं होता, बट इलेक्ट्रॉन रिच होता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एमिन का हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, RnH2 लिखते हैं। अब नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर सकता है। ओके, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर सकता है। तो आप यहां पर लिखोगे, इसलिए क्या होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आप बोल सकते हो as they are the electron rich species, they contain lone pair of electron. ठीक है, due to the presence of lone pair of electron, these are basic. ठीक है, ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, क्योंकि इसके नाइट्रोजन एटम के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आप चाहे तो यहां लिख सकते हो इन नाइट्रोजन एटम। ठीक, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए कि ये बेस क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, ये जो एमिन्स है, डिफरेंट टाइप्स के एमिन्स हैं, जैसे कि RnH2 है प्राइमरी एमिन, जैसे कि RnHR है, ये क्या होता है बेटा, सेकेंडरी एमिन। जैसे कि R3N है, ये क्या हो गया बेटा, टर्सरी एमिन। वैसे ही हमारे पास एरोमेटिक एमिन है, एनिलीन है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अमोनिया ही ले लो, अमोनिया, ये सब बेस है क्योंकि सबके पास नाइट्रोजन है। तो क्या सबका बेसिक स्ट्रेंथ सेम होगा, और नहीं होगा तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, या हमको कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस और एग्जाम में आते भी हैं। तो देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है या हमको कैसे पता चलेगा। तो हमको पता चलता है बेटा इसके केबी वैल्यू या पीकेबी वैल्यू से। ठीक है, केबी वैल्यू और पीकेबी वैल्यू ऑफ एमिन्स एक्सप्लेन देयर बेसिक स्ट्रेंथ। या नहीं, ऐसे मत लिखो, आप लिखो अफेक्ट। ठीक है, अफेक्ट देयर बेसिक स्ट्रेंथ, या हम ये बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमिन डिपेंड्स ऑन, वो बेटर होगा। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमिन डिपेंड ऑन केबी वैल्यू और पीकेबी वैल्यू ऑफ एमिन। ऐसा लिखना बेटा ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओके, लिख लेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ूं। ठीक, अभी आप नेक्स्ट, अब ये हमारे पास दो वर्ड आ गए, केबी वैल्यू, पीकेबी वैल्यू। अब ये क्या होता है, केबी वैल्यू, पीकेबी वैल्यू, या इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा हमारे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, क्लास 11 का।
नहीं, आपको जाना नहीं है, आपको ओपन में नहीं करना, मैं यहां पे थोड़ा सा बता रहा हूं, लेकिन आपको अपने माइंड को वहां लेके जाना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम आप समझते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना। अभी देखो, अगर मान लो इस एमीन का रिएक्शन मैं करवा दूं वाटर के साथ में, या एमीन में मैं वाटर ऐड कर दूं, तो होगा क्या यहां पे, ये सोचिए जरा। ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन कर लेगा। कैसे कर लेगा? ये NH2 बेस है, अभी बताया कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक बेस है। बेस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। तो ये यहां पर क्या करेगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो कि कुछ ऐसा है ना, वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसके प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। बेस हमेशा प्रोटॉन पे अटैक करता है ज्यादातर, है ना। तो ये प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा। अभी इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। तो होगा क्या यहाँ पे, RNH3 बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? RNH3 बन जाएगा, और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? प्राइमरी अमोनियम आयन, है ना। इसके बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट, अगर आप देखा जाए तो यहां ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या बन जाएगा? OH आयन बन जाएगा, ठीक है। ये चीज होगा। अभी ये जो स्टेप्स ये है, बेस है, और ये क्या है, यहां पर एज अ एसिड एक्ट किया। अब बेस से ये भी आप पढ़े होंगे, बेस से मिलने वाला जो स्पीसीज होता है वो कॉन्जुगेट एसिड होता है, और एसिड से मिलने वाला जो स्पीसीज होता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। ये भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। क्योंकि यहां पर अब ये बेस हो जाएगा कि नहीं होगा? भाई बेस का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करना। इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। तो ये OH इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है बेटा? माइनस चार्ज है, यस और नो, है ना, माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यस दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, अब ये इसका यहां के हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब यहां के हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये OH वापस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। मतलब कि थोड़ा ऐसे देख लो, ये ऐसा है, चलिए H और ये OH प्लस माइनस है। ये इलेक्ट्रॉन अगर इस हाइड्रोजन को देगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस इस नाइट्रोजन को दे देगा, यस और नो, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको वापस मिल जाएगी। तो यही मैं बोलना चाह रहा था कि बेस से मिला हुआ जो भी स्पीसीज है वो हमेशा कॉन्जुगेट एसिड होता है। ये बेस से मिला हुआ ये स्पीसीज, और एसिड से मिला हुआ जो स्पीसीज होता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। अब ये दोनों वापस रिएक्शन करके इसको रिवर्सिबल बना सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है एमीन में वाटर का एडिशन करना, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बेटा, ठीक है। क्या होता है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब इससे क्या होता है देखो, कि यहां पर एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं रेट कांस्टेंट से। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट पे। अब यहां पर रेट कांस्टेंट के लिए, या आपने एक पढ़ा होगा रेट कांस्टेंट के बेस बिहाफ पे ही पढ़ा है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, कि रेट कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन विच आर इन इक्विलिब्रियम, it will be the ratio of the concentration of product to the concentration of reactant। मतलब इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, अगर हम उसको K से डिनोट करें, तो वो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, मतलब RNH3 कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट, इसके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हो गया, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाइड वैल्यू, ठीक है। ये जो है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इनमें क्या होगा? एक रेशियो होगा। इसमें क्या होगा बेटा? एक रेशियो होगा, ठीक है। और वहीं पर यहां पर वाटर भी है। अभी ध्यान दीजिएगा कि ये जो वाटर जो होता है, क्या बेटा? वाटर, ये वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। सोचो जरा, होती है कि नहीं? इसको आप ऐसे समझो कि ये मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया और ये अनदर ग्लास ऑफ वाटर लिया, दोनों में 50-50 ml क्या ले लिया? वाटर ले लिया। 2 बीकर लिए मैंने, दोनों में 50-50 ml वाटर ले लिया। अब इसमें 1 स्पून शुगर ऐड किया, 1 स्पून शुगर ऐड किया, और इसमें 2 स्पून ऐड किया।
बताओ कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। अच्छा बताओ, इसमें कंसंट्रेशन इसका ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मान लो ये वाटर जो है आप हैंडपंप से लिए हो और ये वाटर जो है ये आप वेल से लिए हो, तो कंसंट्रेशन में कितना डिफरेंस आएगा? तो भी कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा? तो भी कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों को 1-1 भी ले लो तो कंसंट्रेशन में कितना डिफरेंस आएगा? बहुत ज्यादा नहीं, बहुत एकदम नलीफाई यार, तो नहीं के समान ही वैल्यू। क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन आप चाहे हैंडपंप से लो चाहे वेल से लो, उसका कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली सेम माना गया है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट वैल्यू बोला। तो ये कांस्टेंट है, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पे, मतलब कि वाटर पे तो डिपेंड ज्यादातर नहीं करती है, मोस्ट ऑफ द केस पे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के लिए कांस्टेंट ही वैल्यू है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि वाटर का जो वैल्यू है कंसंट्रेशन, ये यहां पे क्या है बेटा? कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसके लिए भी अगर मैं कांस्टेंट वैल्यू ले लूं और उस कांस्टेंट वैल्यू को मैं डिनोट करूं के डैश से, सपोज ये RnH3 और ये हो गया OH आयन, ये हो गया RnH2 कंसंट्रेशन, और ये वाटर के कंसंट्रेशन को मैं सपोज के डैश ले लिया। अब ये के डैश को आप इधर लेके आइए, के इंटू के डैश इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन एंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन, ये कंसंट्रेशन RnH2, ठीक है। अब ये दो कांस्टेंट यहां पर है, अगर ये दो कांस्टेंट को सिर्फ मैं एक सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दूं तो मैं इसको केबी ले लेता हूं, ठीक है। RnH3 प्लस ये OH का कंसंट्रेशन और ये RnH2 का कंसंट्रेशन, मतलब कि यहां पर आपको एक इक्वेशन मिलती है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ यहां पर प्राइमरी एमोनियम आयन आप अगर डाल देते हो, मतलब ये इसका कंसंट्रेशन, इस इक्वेशन में इसका कंसंट्रेशन आप पुट कर दीजिए कितना है, OH का कंसंट्रेशन आप पुट कर दीजिए कितना है, और RnH2 जो बेस लिए हो प्राइमरी में उसका कंसंट्रेशन पुट कर दीजिए कितना है, तो आपको वैल्यू के भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज करके केबी की वैल्यू निकाली जाती है। इस इक्वेशन को यूज करके किसकी वैल्यू निकाली जाती है? केबी की वैल्यू निकाली जाती है। और ये केबी की वैल्यू बहुत कम आती है, ज्यादातर बहुत कम आती है, ठीक है। ज्यादातर क्या आती है? बहुत कम आती है। जैसे कि कैसा टाइप का आएगा? 3.8 इंटू 10⁻⁻5 या 2.1 इंटू 10⁻⁻10 या 2.7 इज इक्वल इंटू 10⁻⁻14, ऐसी वैल्यू आती है, ठीक है, जो कि याद रखने में थोड़ी डिफिकल्ट होती है। वैसे तो याद रखने की नीड भी नहीं है, जो कि पढ़ने में भी थोड़ी सी डिफिकल्टीज हमको लगती है, तो हम ऐसे वैल्यू में इसको कन्वर्ट करते हैं जो हम ज्यादातर यूज करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। तो इसको अब कन्वर्ट किस में कर देते हैं बेटा? पीकेबी में कन्वर्ट कर देते हैं। इस केबी की वैल्यू जो कि ऐसी आ रही है, बहुत कम आ रही है, बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। तो बहुत कम आती है या तो बहुत ज्यादा आती है, तो ऐसी वैल्यू को ऐसे हम वैल्यू में चेंज करते हैं जिसको हम जनरली यूज करते हैं, तो वो वैल्यू होती है पीकेबी। और उसको कन्वर्ट करने के लिए मैं यहां ऊपर हेडिंग के पास लिख रहा हूं बेटा, हेडिंग आप लिख लिए होंगे, ठीक है। अब उसको केबी को पीकेबी में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसका लॉग यूज करना है। मतलब कि मैं यहां पर चलो पीकेबी लिख लेता हूं। पीकेबी वैल्यू क्या होती है? माइनस लॉग के बेस पे 10 ऑफ केबी होती है। मतलब कि केबी का जो भी वैल्यू आया है उसका माइनस लॉग ऑफ 10 आप निकाल लो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? पीकेबी की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? पीकेबी की वैल्यू। अब ये पीकेबी की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे कि अमोनिया का पीकेबी वैल्यू होती है, इसका पीकेबी वैल्यू होता है बेटा 4.75 एट 298 केल्विन, ठीक है। मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे पीकेबी वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। अमोनिया के लिए 4.75, तो ऐसा वैल्यू हम ज्यादातर पढ़ते हैं और ऐसी वैल्यू हम ज्यादातर डेली लाइफ में यूज नहीं करते, इसलिए पीकेबी वैल्यू के बिहाफ में भी हम स्टडी करते हैं। पीकेबी वैल्यू के जैसा भी है, पीकेबी वैल्यू भी हम पढ़ते हैं, स्टडी करेंगे, केबी वैल्यू की भी स्टडी की जाती है केमिस्ट्री में, ठीक है। आपको नहीं पढ़ना है,
लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली ये केबी वैल्यू आता कैसे है। ठीक है, ये केबी वैल्यू आता कैसे है, वो ऐसे आता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में आप कंसंट्रेशन डाल दीजिए, आपको किसी भी एमीन का या किसी भी दूसरे क्या बोलते हैं बेसिस का क्या मिल जाएगा, आपको केबी वैल्यू या पी केबी वैल्यू, उसका लॉग निकालने से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट नोट कीजिएगा बेटा। अच्छा चलो, इसमें एक पॉइंट और मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो केबी की वैल्यू है, ये केबी वैल्यू जो है इस OH यानी कि ये बेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, OH के साथ में देखो ऊपर में है। तो केबी की वैल्यू जो होती है, केबी की वैल्यू जो होती है वो उस पे बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। वहीं पे अब केबी को पीकेबी से कोरिलेट कीजिए, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, माइनस लगा होता है, इनवर्स है। केबी की वैल्यू से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अब माइनस है इसलिए सोचना जरा, केबी की वैल्यू से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो पीकेबी की वैल्यू से क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। या आप ये बोलो पीकेबी की वैल्यू अगर क्या बेसिक स्ट्रेंथ केबी की वैल्यू ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और वहीं पे पीकेबी वैल्यू के लिए क्या है, ये कम है। मतलब मैं इसको इनवर्स में लेता हूं, चलो पीकेबी की वैल्यू, मतलब पीकेबी की वैल्यू, इस डाटा से समझिए, केबी की वैल्यू बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, जितना ज्यादा केबी की वैल्यू बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, लेकिन पीकेबी की वैल्यू कम होनी चाहिए तब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। या पीकेबी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, इसको ऐसे बोल सकते हैं, पीकेबी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए पीकेबी का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और केबी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये नोट कीजिए बेटा। इसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, लेकिन अगर हम ये नहीं समझते तो हमको आगे का लेक्चर समझ में नहीं आता। ठीक है, इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वीडियो की लेंथ से परेशान मत होइए बेटा, क्योंकि मैं हमेशा इसी स्पीड से पढ़ाता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक लाइन आपको, हर एक बातें एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो ये नोट कीजिए। नोट करने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसी टॉपिक का। चलिए बेटा आगे अब थोड़ा सा समझते हैं। अब ये पीकेबी की वैल्यू जैसे कि मान लो है, किसके लिए, पीकेबी की वैल्यू मैं लिखता हूं यहां पर कुछ एमिन्स के लिए, सम एमिन्स के लिए, जैसे कि RNH2 मिथाइल एमिन की बात करें, CH3NH2, इसकी पीकेबी की वैल्यू होती है 3.38। इसके बाद CH3 होल ट्वाइस NH डाई मिथाइल एमिन, ठीक है, इसकी पीकेबी की वैल्यू होती है बेटा 3.27। इसके बाद टर्सरी मतलब ट्राइमेथाइल एमिन ले लेते हैं, इसकी पीकेबी की वैल्यू होती है बेटा 4.22। और एक मैं अमोनिया ले लेता हूं, यहां पर क्या ले लेता हूं, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया, इसकी पीकेबी की वैल्यू होती है 4.75। ठीक, ये सब पीकेबी वैल्यू कितने हैं, एट 298 केल्विन। अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इस पीकेबी की वैल्यू को यूज किया जाता है इसके बेसिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए। अब पीकेबी की वैल्यू से अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ को बताएं तो अभी मैं यहां पर एक डाटा लिखा था कि पीकेबी की वैल्यू जो है वो इनवर्स होता है बेसिक स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ का। यस और नो लिखा था ऐसा। मतलब पीकेबी की वैल्यू जितनी कम बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो सबसे कम किसकी है, बोलो, सेकेंडरी एमीन की। यस और नो, सेकेंडरी एमीन की है। तो यहां पर सेकेंड डिग्री एमीन जो है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। ये बात हमको समझ में आई। दूसरी बात, यहां पर इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 3.3 है, तो इसकी बेसिसिटी इससे कम होगी। मतलब 1 डिग्री एमीन इसके बाद वैल्यू आई, और इसके बाद आएगी टर्सरी की 4.22। ओके, ये सब 4.22 नेक्स्ट वन, ठीक है। तो इससे ज्यादा बेसिक फिर हो जाएगा ये टर्सरी एमीन, और इससे बाद आपका हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया का सबसे कम लिस्ट बेसिक, सब में सबसे ज्यादा बेसिक कौन, सेकेंडरी एमीन। इसके बाद ये फर्स्ट पोजीशन, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद ये, सबसे कम बेसिक है अमोनिया। तो अब बात ये आ रही है कि क्या हमको ये याद करना पड़ेगा, नहीं बच्चे, बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा इसको आपको।
ये पहले एक्सपेरिमेंट करके ये सब निकाला गया, ये बताने के लिए कि हम बेसिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। लेकिन इसके पीछे भी तो कुछ ना कुछ रीजन होगा। अब वो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि इतना इडियटनेस थोड़ी दिखाएगा एग्जाम में कि पीकेबी की वैल्यू आपको दे दे और बोले बेटा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो। नहीं, आपको थ्योरी को समझना है। ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से एक्चुअली बेसिसिटी को समझा जाता है, लेकिन इसका थ्योरेटिकल रीजन भी है, हमको अब वो पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि पीकेबी वैल्यू कैसे डिपेंड करता है वो मेरे को बताना था। हमको मालूम एक्चुअली कहां से चला, पहले कहां से पता चला, ऐसे पता चला। पीकेबी की वैल्यू से पहले पता चला कि बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। फिर उसमें थ्योरेटिकल रीजन ढूंढे गए कि रीजन क्या हो सकता है कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इसका कम है। ठीक है, अमोनिया सबसे लिस्ट बेसिक है, क्या रीजन हो सकता है, ये सब फिर थ्योरेटिकल सोचा गया। ठीक है, तो वो अब हम उस पर डिस्कस करते हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, बट मैं आपको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली इसका यूज क्या था या यूज क्या है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए बिकॉज यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री। ओके, नाउ इसको मैं इरेज कर दूं, चाहे तो आप भी नोटबुक में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बेसिक नेचर्स को कंपैरिजन करना। ठीक है, कैसे हम कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं एमीन में और अमोनिया में। ठीक है, एमीन्स, कौन से एमीन्स, एलिफेटिक एमीन्स वर्सेस अमोनिया। अमोनिया का भी क्या था बेटा, कम था, है ना, बेसिक नेचर सबसे कम था, लेकिन रीजन क्या है वो समझते हैं। देखो क्या है, हम जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ बोलते, बेस बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट कर सकता है, कौन डोनेट कर सकता है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। एक पर्सन के पास 500 रुपीज, एक पर्सन के पास 50 रुपीज। वैसे तो ये रुपीज वाला मामला ठीक नहीं है, क्योंकि 500 वाला हो सकता है कि दानी ना हो, है ना, ये अलग बात है। लेकिन अगर सही तरीके से सोचा जाए तो ये 500 रुपीज जिसके पास है उसके किसमें, बैंक अकाउंट में, वो आसानी से डोनेशन कर सकता है, ये 50 रुपीज वाला डोनेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये तो अपना एक्सपेंड ही करेगा बेचारा। समझ में आ रहा है, तो बस वही सिंपल सी बात है कि जिसके पास ज्यादा होगा वो दे सकता है। ठीक है, जिसके पास ज्यादा होगा वो दे सकता है। तो उस हिसाब से सोचा जाए तो देखिए जरा, ये है एमीन, इसके पास भी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये अमोनिया, इसके पास भी एक ही पेयर है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन ये जो एल्काइल ग्रुप है इसमें क्या होती है बेटा, प्लस आई इफेक्ट होती है। आपको मालूम है एल्काइल ग्रुप में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को किसकी तरफ रिपल कर देगा, पुशअप कर देगा, नाइट्रोजन की तरफ। तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से यहां का जो आपका एल्काइल एमीन है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहां ड्यू टू दी, अब रीजन क्या हो जाएगा, एमीन्स का अमोनिया से ज्यादा, एमीन्स का अमोनिया से ज्यादा क्या होने का, बेसिक होने का। ठीक है, मैं खुद और बोल गया था, अमोनिया का एमीन से ज्यादा बेसिक होने का रीजन क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो आप लिखोगे प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, हेंस बेसिसिटी इंक्रीजेस। इसलिए बेसिसिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। बस इतनी सी बात, विच इज आप ऐसे लिख सकते हो, वेयर एज देयर इज नो सच ग्रुप। किस टाइप के ग्रुप की बात कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप, नो सच ग्रुप इन अमोनिया, जो कि अमोनिया में अवेलेबल नहीं है। इसलिए इसकी जो क्या होगी बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, रीजन समझ में आया।
नेक्स्ट पढ़े, ठीक है, लिख लेंगे, आसान है, ठीक है। नेक्स्ट समझिए एनिलीन का। एनिलीन वर्सेस RNH2, प्राइमरी एमीन वर्सेस ये क्या है एलिफेटिक एमीन, ये क्या है एरोमेटिक एमीन। इन दोनों में कौन ज्यादा, देखो तो यहां तो आपको मालूम है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, लेकिन यहां पर ये होता है माइनस आई इफेक्ट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को खींचता है। यहां तो अपोजिट है, यहां तो अपोजिट है। यहां पर दो रीजन है, एक तो फेनिल ग्रुप के पास माइनस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। यहां बेसिसिटी को आर बढ़ा रहा है, प्लस आई इफेक्ट आर को बढ़ाता है, माइनस आई इफेक्ट आर को कम करता है, सॉरी माइनस आई इफेक्ट जो है वो बेसिसिटी को कम करता है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ाता है। प्लस आई इफेक्ट यहां पर है, ये इंक्रीज कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट मतलब फेनिल ग्रुप में माइनस आई होता है, वो इसको क्या कर रहा है कम कर रहा है। चलो ये कम करने वाला यहां पर, ये बढ़ाने वाला यहां पर है, ये फर्स्ट रीजन हो गया। दूसरा एक और रीजन है इसका जो कि और भी ज्यादा इफेक्ट करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, किसका एरोमेटिक एमीन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ aniline involves in conjugation with pi electron of ring, ठीक है। या आप डायरेक्ट इन शॉर्ट बोल सकते हो इन्वॉल्व इन रिजोनेंस, ऐसा ही बोल सकते हो। मतलब यहां का जो लोन पेयर है वो किसमें इन्वॉल्व रहता है, वो रिजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है। यहां का जो इलेक्ट्रॉन्स है लोन पेयर वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व रहता है, जिसकी वजह से वो कहां नहीं जाता बेसिसिटी के लिए, या इसको डोनेशन में क्या होती है डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। अब इसको रेजोनेंस आपको मालूम है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कई बार बताया हूं, चाहे आप बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये NH2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अगर यहां शिफ्ट कर जाएगा तो किसकी नीड पड़ेगी, ये अगर यहां शिफ्ट कर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा बेटा, तो क्या मिल जाएगा आपको। वैसे अगर मान लो आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो अभी तक आप सीख चुके होंगे, ठीक है। अगर इसके पहले आप कई सारे वीडियोस में जितने अपलोड हुए अगर देखे होंगे बेटा, तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आप सीख चुके होंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहां पर, तो यहां पर क्या जाएगा माइनस चार्ज। अब ये माइनस वाला इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा यहां पर, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां आएगा इस कार्बन के पास, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ NH2, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का नेगेटिव चार्ज बन गया यहाँ पर आकर के बॉन्ड, और ये आ गया यहाँ पर, और इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं। सिमिलरली ऐसी रिंग में घूमते जाएगा, ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अगर ये यहां आ गया तो कहां चला जाएगा, यहां पर ये बॉन्ड आया यहां पर, तो यहां पर माइनस चार्ज, और ये बॉन्ड आ गया यहां पर, तो यहां पर बॉन्ड, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर, तो यहां पर बॉन्ड बन गया, देखो एरो मार्क लगाया मैंने, ठीक है। और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा NH2 और ये पॉजिटिव चार्ज, और इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पे बॉन्ड बन जाएगा, जिससे ये इसको वापस मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर देखो जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, स्मॉल है पर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं, इस बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं, ये इलेक्ट्रॉन चला गया नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन को वापस लोन पेयर मिल गया NH2। अभी देखो इसके 3 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही डोनेशन के लिए, तो ये रेजोनेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एरोमेटिक एमीन की बेसिसिटी कम होती है एलिफेटिक एमीन से। क्लियर है, एलिफेटिक एमीन की बेसिसिटी ज्यादा है क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, यहाँ फ्रीली अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2 स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को खींच के रख रहा है, तो इसलिए एरोमेटिक एमीन जो है हमेशा लेस बेसिक होगा एलिफेटिक एमीन से, ठीक है। चलिए मैं इरेज कर दो इसको, बढ़िया नोट कर लीजिए बेटा, मैं इरेज करता हूं।
अब बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन की बातें। ठीक है, कि प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन में बेसिसिटी कैसे डिपेंड करती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा इसमें, कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट लाइए, थोड़ा इंटरेस्ट लाने की कोशिश मैं करता हूं, बड़ा मजा आने वाला सीरियसली। अब देखिए कैसे होता है। यहां पर तीन तीन इफेक्ट काम करेगा बेटा, थोड़ा दिमाग बिल्कुल खोल के रखिए। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी कॉमा सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। अब इन सब में कंपेयर करने वाले हैं, तो यहां पर तीन तीन इफेक्ट काम करते हैं। वेन इन एक्वस सॉल्यूशन, जब ये एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन क्यों लिखना समझ में आ रहा है आपको बात? आप पढ़े होगे जब मैं आप लोगों को क्या बताया बेटा, जब मैं आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी। प्राइमरी एमीन गैस होता है, सेकेंडरी प्राइमरी एमीन का जो स्टार्टिंग के दो होते हैं मिथाइल एमीन, एथाइल एमीन, ये सब क्या होते हैं? गैस होते हैं। तो अभी एक्वस सॉल्यूशन में है, मतलब कि अभी सॉल्यूशन फॉर्म में, लिक्विड में, वाटर के साथ लिक्विड में। ठीक है, वाटर से वो लिक्विड बना है बोल सकते हो। अब देखो तब उस कंडीशन में क्या होती है। उस कंडीशन में देखो क्या होता है कि पहले तो देखते हैं प्लस आई इफेक्ट। आपको मालूम है प्लस आई इफेक्ट कि नहीं मालूम? अभी बताया प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड करता है। प्लस आई इफेक्ट होता है तो बेसिक स्ट्रेन ज्यादा होता है। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, अभी आप एक्सप्लेन कर चुके हो, मैं बहुत एकदम बार बार पूरा सेंटेंस नहीं बताऊंगा, थोड़ा शॉर्ट में लिखना सीखो। अब आप तो एक्सप्लेन करना सीख गए होंगे। प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? बेसिक स्ट्रेंथ के। यस और नो? प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। कोई दिक्कत इस पे, इस पॉइंट पे कोई दिक्कत है बेटा? नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो प्राइमरी एमीन में बनाऊं यहां पे RnH2 कितना है? 1 है। ठीक है, यहां पर सेकेंडरी एमीन R2NH, यहां टर्सरी एमीन R3N। रीजन आपको मालूम होना चाहिए, फिर से बता देता हूं। ये एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, जितना ज्यादा रिपल करेगा उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज्यादा होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे होगा इलेक्ट्रॉन वो उतना आसानी से डोनेट कर सकता है। तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट वाले कितने ग्रुप हैं? 1 ग्रुप। यहां पर कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां इससे ज्यादा। और यहां पे नाइट्रोजन के पास कितने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं? 3 है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन एटम के पास होगा। तो सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए बताओ? सबसे ज्यादा इस केस में होना चाहिए बेटा टर्सरी। टर्सरी एमीन का सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? बेसिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। एम आई राइट और नॉट? ठीक है, 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट इफेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड इफेक्ट है स्टेरिक इफेक्ट। भाई बेस है, कोई चीज बेस है, कैसे बेस है ये बताओ मेरे को। कैसे बेस है? इलेक्ट्रॉन है तो बेस है। मैं ऐसा बोला कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बेस है? नहीं। हम लेविस बेस किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। डोनेट नहीं करेगा तो फिर वो बेस कैसा? मतलब कहने का मतलब एक तरीका है बेसिसिटी को समझने का, जो किसी एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके वो बेस है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो एमीन है, ये एमीन है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा किसी एसिड को। अब वो एसिड मैं आपको वाटर का ही बात बताया था कि वाटर सपोज को ये RnH2 एसिड जो है को क्या डोनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहां पर HCl भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं है, ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, ये बेस एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो ये बन जाएगा RnH3 प्लस और ये बन जाएगा Cl माइनस। यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट करेगा ये एसिड को थोड़ा इसके पास आना पड़ेगा, एसिड को इसके थोड़ा पास आना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है, अभी समझते जाइए, ध्यान से समझिएगा ना, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, स्टेरिक इफेक्ट को। अगर मैं इसकी जगह CH3 ले लिया इस कंडीशन में, ठीक है, तो एसिड जब इसके पास आएगा उस कंडीशन में सोचिएगा, ये तो प्राइमरी का केस है। टर्सरी के केस में सोचो कि टर्सरी का मैं कैसे बनाऊं बेटा। ये N बनाया, यहां पर ये कार्बन, इससे लगे हुए ये 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर ये कार्बन, इससे लगा हुआ 3 हाइड्रोजन, सॉरी
इसका तो टेट्राहेड्रल शेप होता है, तो पिरामिडल होता है, तो यहां पर कार्बन आएगा और यहां पे कार्बन आएगा और यहां पर लोन पेयर रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे। यस और नो? यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब ये एसिड को बेचारे को आना है यहाँ पर, है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, ये आना है इसको, ये HCl यहाँ पर है। तो अब बताओ कौन से केस में, ये वाले केस में वो आसानी से आ पाएगा कि ये वाले केस में आसानी से आ पाएगा? यहां पर 3,3 मिथाइल ग्रुप है, उसके साथ में 3-3 हाइड्रोजन एटम है, तो इस केस में ये HCl या कोई भी एसिड इस नाइट्रोजन के पास अटैक उतनी आसानी से नहीं कर पाएगा जितनी आसानी से प्राइमरी इमिन में कर पाएगा। क्योंकि प्राइमरी इमिन में क्या होगा बेटा, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत कम होगी कि नहीं होगी? सोचो जरा, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर दूसरा हाइड्रोजन, या इसको ऐसे बनाओ, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, और यहां पर सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है। तो यहां पर क्राउडिंग देखो, यहां HCl को आना है, यहां फ्रीली आ पाएगा कि यहां पर फ्रीली आ पाएगा? यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, यहां के हाइड्रोजन एटम इस नाइट्रोजन को थोड़ा छुपा के रखेंगे, ये मिथाइल ग्रुप थोड़ा नाइट्रोजन को छुपा के रखेंगे, तो HCl थोड़ा पास नहीं आ पाएगा। समझ में आ रहा बात? एसिड का अटैक नहीं हो पाएगा, या ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट करने में इसको प्रॉब्लम आएगी इस स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। ठीक है, तो स्टेरिक क्राउडिंग क्या करता है, बेसिसिटी को घटा देता है। ठीक है, यस और नो? स्टेरिक क्राउडिंग जो है बेसिसिटी को कम कर देगा, मतलब कि स्टेरिक क्राउडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ऐसे में बोल सकता हूं कि नहीं? समझ में आया? ठीक, बढ़िया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा अब बताओ, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? प्राइमरी आसानी से एसिड के साथ अटैक कर पाएगा, इसके बाद सेकेंडरी और इसके बाद टर्सरी। ठीक, चलिए अब तीसरा इफेक्ट, एक और इफेक्ट काम करता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरा। जैसे कि मान लो अब ये वाटर आपके पास एज अ एसिड अवेलेबल है। ठीक है, वाटर एज अ एसिड अवेलेबल है। वाटर तो भाई उसमें एसिड नेचर भी होता है, बेसिक नेचर भी होता है, तो इसलिए डिपेंड करता है किस पे, दूसरे पे। कि दूसरा अगर एसिड हो तो वो बेस बन जाएगा, दूसरा अगर बेस हो तो वो एसिड बन जाएगा। तो वाटर अगर मान लो है तो उस केस में क्या करता है, एमीन है और आपके पास वाटर है, तो ये सबसे पहले बना लेता है RNH3 पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट किया, ये OH माइनस बन गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद वही सेकेंडरी होगा तो क्या होगा, सेकेंडरी होगा तो क्या होगा, R2NH होगा तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा बताओ जरा। यहां पे बन जाएगा R2NH2 प्लस बन जाएगा अगर वाटर के साथ, और OH माइनस बनेगा। ठीक है, पहले से दो R अवेलेबल है। यहीं पर अगर R3 लोगे तो क्या हो जाएगा, R3 लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर R3NH हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा और OH माइनस होगा। मतलब कि जैसे ही आप एमीन्स को वाटर में वाटर डाल दोगे, पहले तो ये होगा, ये इस टाइप का आयंस पहले फॉर्म करेगा। दूसरी बात, उसमें और जो वाटर अवेलेबल है उसके बाद उसमें होता है सॉल्वेशन। इस स्टेप के बाद होगा सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन इफेक्ट नेक्स्ट किस पे काम करेगा, क्या इफेक्ट काम करेगा, सॉल्वेशन इफेक्ट काम करेगा, समझिएगा जरा। ठीक है, यहां पे हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये मैं यहां पर बनाना चाहूंगा, ये हो गया थर्ड स्टेप। सॉल्वेशन इफेक्ट काम करता है। सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग समझिएगा, अब यहां पर ये जो तीनों स्पीसीज बना है, इसको वाटर सराउंडिंग में घेर लेता है। कैसे घेरेगा देखना, ये R है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये वाटर का ये हो गया HOH, यहां पर ये ऑक्सीजन में होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन में होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से। तो इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड सुनेंगे कि एक एटम का हाइड्रोजन दूसरे एटम के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ, एक एटम का हाइड्रोजन
सॉरी, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जो आयंस बन रहा है, इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे सराउंडिंग में बिल्कुल घेर लेते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं सॉल्वेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब समझिए, जब वाटर जो है वो सॉल्यूट को क्या कर ले? चारों तरफ से सराउंडिंग में घेर ले, वो क्या है? सॉल्वेशन। सॉल्वेशन जब भी होता है तो उस कंडीशन पे एनर्जी रिलीज होती है। अगर मान लो आप इसके पिछले वीडियो को देखे हो तो प्लीज आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। इसके जस्ट पिछला वीडियो जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। रिलीज एनर्जी, इसका मतलब क्या? जब भी नया बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है मॉलिक्यूल से, ठीक है। नया बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होता है और पुराना बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे नया इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बन रहा है, देखो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। और आपको मालूम होगा, शायद सुना होगा कि जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा कोई भी स्पीसीज, वो उतना ही स्टेबल होता है। ओके, उतना ही स्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड? ऑफ एनी स्पीसीज, ऑफ एनी स्पीसीज, ये डिपेंड करता है रिलीजिंग ऑफ एनर्जी पे। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा अगर नहीं मालूम हो तो। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है स्पीसीज। और ये कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? अगर ज्यादा बॉन्ड बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। भाई एनर्जी रिलीज कब हो रहा है? रिलीज एनर्जी व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। अब बताओ कि एनर्जी रिलीज जितना भी होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? नए बॉन्ड पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। अगर एक बॉन्ड बना थोड़ी सी एनर्जी, दो बॉन्ड बना थोड़ा ज्यादा एनर्जी, तीन बॉन्ड बना और ज्यादा एनर्जी। समझ रहे हैं? मतलब कि एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? बॉन्ड फॉर्मेशन पे। तो ज्यादा बॉन्ड बनेगा ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि रिलीज ऑफ एनर्जी स्टेबिलिटी ऑफ एनी स्पीसीज। तो बॉन्ड ज्यादा बनेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और वो ज्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबल चीज ही बनने की काम होती है, यस और नो? स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा बनता है या प्रीफर करता है बनने को, फॉर्म होने को प्रीफर करता है। इसका मतलब क्या है कि इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। और सबसे ज्यादा फॉर्म कौन होगा? जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। मतलब कि ये सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाएगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, सोचो जरा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहां पर 1 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन बना रहा है? प्राइमरी वाला। प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा बॉन्ड बना रहा है, तो प्राइमरी वाला जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा फॉर्म होगा क्योंकि यह ज्यादा स्टेबल होगा। और ये ज्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा बेसिक होगा। बस ये बात थी कि कहने का मतलब ये है स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। और स्टेबल कौन होगा? जो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। और स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा बनता है तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो गई? इसकी ज्यादा हो गई। तो प्राइमरी एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी एमीन का, फिर टर्सरी एमीन का, एज पर दी सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट से क्या आ रहा है रिजल्ट? बताओ जरा। प्राइमरी एमीन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी एमीन, फिर टर्सरी एमीन। मतलब टर्सरी एमीन में स्टेबिलिटी सबसे कम क्योंकि वो सबसे कम बॉन्ड बना रहा है। सबसे कम बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब सबसे कम एनर्जी रिलीज करेगा। सबसे कम एनर्जी रिलीज करेगा मतलब कि सबसे कम स्टेबल होगा। और जब लेस स्टेबल है तो भाई वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा ज्यादा। मतलब कि ये बेसिक नेचर उतना शो नहीं करेगा सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिंपल है, ज्यादा तकलीफ वाली नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। अगर कहीं पर डाउट आ रहा हो रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास 3 रिजल्ट आ गए, ठीक। एक आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट से, दूसरा स्टेरिक इफेक्ट से और तीसरा सॉल्वेशन इफेक्ट से, ठीक है। इन नोट कीजिए बेटा, मैं फिर इसको इरेज करता हूं, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास 3 रिजल्ट हैं अभी, ठीक है। आप नोट कर लिए ना? बढ़िया।
मेरे पास 3 रिजल्ट है। प्लस आई इफेक्ट में क्या आया, प्लस आई जितना ज्यादा, प्लस आई इफेक्ट कैसे आया, प्लस आई जितना ज्यादा उतना ज्यादा उसकी बेसिसिटी। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। चलो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा। इसके बाद कौन सा इफेक्ट पढ़े, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या करता था, कम करता था, यस और नो, कम करता था ना। तो यहां पर कम कौन हो जाएगा, 3 डिग्री कम हो जाएगा। फिर यहां पर आ जाएगा 2 डिग्री और यहां पे क्या आ जाएगा 1 डिग्री। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सॉल्वेशन इफेक्ट। ये किस पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे, ठीक है। सॉल्वेशन इफेक्ट किस पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग दी सॉल्वेशन। सॉल्वेशन जब हुआ तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना, जिससे कितनी एनर्जी रिलीज हुई, उस पर डिपेंड किया। तो इसमें फाइनली आया क्या था, 3 डिग्री ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता तो कम इसमें एनर्जी रिलीज होगी, तो कम स्टेबल होगा, तो कम बनेगा, तो कम बेसिक होगा, ठीक है। ओके, कितना कम कम है, वेरी कम कम कम, ठीक है। फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है 1 डिग्री से, तो मतलब आसानी से रिएक्शन करेगा, मतलब ये अच्छा बेसिक है, बेसिसिटी अच्छी है इसकी, बढ़िया। तो ये 3 रिजल्ट है। क्या तीनों रिजल्ट सेम है, नहीं। ये देखो, ये 2 रिजल्ट सेम है, लेकिन ये रिजल्ट सेम नहीं, ये तो अपोजिट है, जस्ट इन दोनों का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो फाइनली एक्चुअली आया क्या है, वो क्या आया है, वो तो हमने लिख पाया था आपको पीकेबी वैल्यू के बेसिस पे। वो क्या आया है, अब देखो जरा, यहां पर देखो कैसे डिपेंड करता है। तीनों फैक्टर में से 2 बार ऐसा हुआ है कि 3 डिग्री एकदम लास्ट में है, यस और नो, 2 बार। सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग 3 डिग्री लिस्ट बेसिक, स्टेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग 3 डिग्री लिस्ट बेसिक। तो ये इफेक्ट उतना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 इफेक्ट इसको 0 बना रहे। एक इफेक्ट बस 0 बनाया, बाकी 2 इफेक्ट 0 बना दिया। तो 2 इफेक्ट 0 बना रहे ना भाई, तो 0 ज्यादा है ना, 2 वाले ज्यादा हो गए, तो 3 डिग्री आ गया लास्ट में, ठीक। चलिए अभी देखो, 1 डिग्री एक बार फर्स्ट में, 1 डिग्री सेकेंड टाइम फर्स्ट, 2 बार तो फर्स्ट में है, लेकिन एक बार एकदम से लास्ट हो गया भाई। 2 बार तो फर्स्ट में था, देखो जरा, एक बार फर्स्ट, सेकेंड इफेक्ट में भी फर्स्ट, लेकिन एक तो इफेक्ट एकदम खत्म कर दिए इसको। मतलब इसका पोजीशन यहां से अगर सोचा जाए तो यहां और यहां कंपेयर करो तो ये यहां तो लास्ट है ना, तो कुछ तो इसके पावर को कम कर देगा। एक कंडीशन में तो एकदम लास्ट आ गया, तो कुछ ना कुछ तो इसकी जो फर्स्ट पोजीशन थी वो थोड़ा सा अफेक्ट करेगा, है ना, एवरेज में थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली हो क्या जाता है, इसका पोजीशन फिर सेकंड हो जाता है, और ये तीनों टाइम सेकंड लाया भाई, इसमें यहां सेकंड, यहां सेकंड, यहां सेकंड, तो फाइनली विनर बन जाता है, ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हो भाई, इसको तीनों इफेक्ट सेकंड पोजीशन में ला रहे, ठीक है। इसमें 2 इफेक्ट तो काम कर रहा था, लेकिन प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या हो गया, सेकंड पोजीशन। अदरवाइज ये फर्स्ट पोजीशन तो 1 डिग्री का पक्का था, लेकिन ये इफेक्ट इसको हरा दिया और इसको 1 से ले गया यहां, तुम से यहां आ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से ये एक्चुअली जीता नहीं है, ये विनर नहीं रहे। तीनों में जब रेस हो रही थी तो ये विनर नहीं था, ऐसे समझो, ये विनर नहीं था, ये तो बेचारा अपनी पोजीशन पे था। ये यहां पे विनर आया, लेकिन एक बार बिल्कुल एकदम अलाली कर गया और ये आ गया यहां पर सेकंड पोजीशन में। तो ये अपने आप पे वही था, ये तो यही था, ऐसे सेकंड पोजीशन में था। ये 1 डिग्री जो है एक बार अपना काम तमाम करके यहां आ गया, अपना वैल्यू गिरा दी, समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो। तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, रीजन लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ड्यू टू दी स्टेरिक इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इफेक्ट 3 डिग्री इज द लिस्ट बेसिक, बस इसका 3 डिग्री का लिस्ट होने का रीजन, ठीक है। 1 डिग्री का सेकंड पोजीशन होने का रीजन, एज पर स्टेरिक इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इफेक्ट इट शुड बी मोस्ट बेसिक, बट ड्यू टू दी प्लस आई इफेक्ट it is the what, it is less basic than second degree, and that's why second degree is the secondary, I mean is the most basic, then 1 degree, then 3 degree, ठीक है। चल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आ जाएगा कौन से केस में, ये सॉल्वेशन के केस में, सॉरी ये कौन से केस में, जब ये सब किस में हो, एक्वस फॉर्म पे हो, किस पे हो, एक्वस फॉर्म पे हो। अब वाटर नहीं है, अब सोचो गैस फॉर्म पे है, सब गैस में, टर्सरी गैस में, 1 डिग्री गैस में, 2 डिग्री गैस में, तीनों गैस में बैठे हैं, वहां पर वाटर है ही नहीं। जब वाटर ही नहीं होगा तो सॉल्वेशन इफेक्ट नहीं होगा, सोचो जरा, है क्या, होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट तो होगा ही नहीं, और ये इफेक्ट नहीं होगा,
और यहां पर क्या होता है, स्टेरिक इफेक्ट का भी ज्यादा कोई खास रोल नहीं होता। कौन से फॉर्म पे, गैसियस फॉर्म पे। या आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हो, व्हेन दे अवेलेबल इन दी गैसियस फॉर्म, व्हेन दे अवेलेबल इन दी गैसियस फॉर्म, इन दैट केस इट डिपेंड्स ओनली ऑन दी प्लस आई इफेक्ट। ये सिर्फ प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड करता है। सॉरी लाइट बंद हो गई, मैं 2 मिनट के लिए, 2 मिनट बाद जब लाइट आ जाए बेटा तब जा करके इसको आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। एक्सक्यूज मी फॉर दैट थिंग, ओके। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। लाइट चली गई थी उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा। चलिए प्लस आई इफेक्ट देखते हैं। प्लस आई सॉरी मतलब कि गैसियस कंडीशन पे आप याद रखें, गैस केस में, गैसियस फेस में प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड करता है, और प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड करता है तो ये क्या होगा बेटा, इस फेस में होगा 3 डिग्री गैसियस में, ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री फर्स्ट, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा एक्वस के लिए, एक्वस स्टेट में एमीन्स का, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए पॉइंट्स को, इसके बाद नेक्स्ट हम कंटेंट में चलते हैं इसी का। चलिए यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, जो कि रिलेटेड होगा, है ना। अभी तक पढ़े इसी से बनाना है, अभी तक जितना पढ़े इसी से बनाना है आपको, ठीक है। सपोज आपके पास कुछ ऐसा स्पीसीज है, एक है एनिलीन, एक है C2H5 और एक H, ठीक है, और एक है CH3 नहीं C2H5 अब इन तीनों में आपको बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, ठीक है। इन तीनों में क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। देखो क्या होगा, कैसे कंपेयर करेंगे इसको, अगर ए, इसको अगर आप बी बोल देते हो, इसको आप सी बोल देते हो, तो कैसे कंपेयर करोगे बताओ जरा। यहां पर एनिलीन का, अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी कि यहां पर होगी, देखो यहां पर एक प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, यहां पर दो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, ठीक है, और यहां पर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है ही नहीं, ठीक। तो ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप सबसे ज्यादा यहां पर है, तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सबसे ज्यादा बेसिक होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इसमें, फिर इससे कम इस पे, और सबसे कम इसमें। रीजन क्या है कि इसमें एक भी प्लस आई इफेक्ट ग्रुप नहीं है, ठीक है। अगर मान लो कंपेयर, अभी जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है, चलो आपके पास NH2 है, ठीक है, RNH2 है, ठीक है, इन दोनों में तो आपको बताया ही है मैंने कि R की ज्यादा होती है, तो ये बस उसी से क्वेश्चन था, ठीक है। R वाला जो है एलिफेटिक एमीन है यहां पर, ये तो अच्छा, ये तो एलिफेटिक और एरोमेटिक का केस है, तो ये आसानी से B का ज्यादा होगा A के कंपैरिजन में, ठीक है। यहां पर अगर मान लो एक कुछ ऐसा ग्रुप आ जाए, यहां पर N, मैं ये बताना चाह रहा था एक्चुअली, N, और यहां पर CH3 है और ये H है, लेकिन यहीं पर अगर दूसरा स्पीसीज की मैं बात करूं तो यहां पर ये N, ये C6H5 है और ये H है। इस केस में ये भी एरोमेटिक रिंग, ये भी एरोमेटिक रिंग, और ये भी तो एरोमेटिक रिंग ही है, तो ये बढ़ाएगा थोड़ी बेसिसिटी को, बढ़ाने का काम सिर्फ ये करेगा। यहां पर ये CH3 करेगा, ये C6H5 बढ़ाने का काम बेसिसिटी को नहीं कर पाएगा, तो A की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू B, ठीक है। तो इस टाइप के जनरल क्वेश्चंस आते हैं कि भाई आप बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कीजिए। अब हमारा एक लास्ट इफेक्ट बच गया, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन केस फॉर दी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक एमीन्स। अगर मान लो एरोमेटिक एमीन है और उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो फिर कैसे बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। तो सब्सटेंस 2 टाइप के हो सकते हैं। देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि इसको ध्यान से समझिए और बहुत सिंपल वर्ड्स में समझिएगा, कि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बेटा, इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं यहाँ पे और आपको पहले से बता रहा हूं।
ठीक है, ये एमीन है, ठीक है, एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन पे ऑर्थो पोजीशन को अभी आप छोड़िए, मेटा या पैरा को समझिएगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन, दो टाइप के ग्रुप यहां अटैक हो सकते हैं, या मेटा पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे दो टाइप के ग्रुप हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है, दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब रिलीज द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम, है ना। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ये क्या करेगा, विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम नाइट्रोजन एटम। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो यहां पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, जैसे कि यहां पर अटैच्ड हो नाइट्रो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। ऐसा अगर ग्रुप हो तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, नाइट्रोजन से रिंग की तरफ इधर आने लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो नाइट्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आएगा, यहां से इधर आएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, यहां पर मेटा पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो इलेक्ट्रॉन जो है किसकी तरफ जाएगा, ये नाइट्रोजन की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो अब आपको केस समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है बेसिसिटी को बढ़ा देगा। तो आप ये लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में समझ में आ रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा नाइट्रोजन से अपनी तरफ, वो क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आसानी से इसलिए समझ में आ रहा बेटा क्योंकि आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखते हुए आ रहे होंगे, तो बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। ये दो बातें हैं। अब देखिए होता क्या है, मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिखता हूं, ठीक है। तब तक की इतनी बातें आप लिख लीजिए, मैं दो एग्जांपल यहां पर नोट करता हूं बेटा। चलिए, आपके सामने ये दो क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो एक ही है ना। अब इसमें आपको बताना है कि कौन ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे समझना है, देखिए यहां पर ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये तो बताइए कौन सा इस पे इफेक्ट है। इस पे इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा रिंग की तरफ, तो नाइट्रोजन की तरफ ये जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी नाइट्रोजन में, जिसकी वजह से बेसिसिटी इसकी ज्यादा होगी। तो ये दो केस है यहाँ पर, है ना। तो ये तो दोनों सेम है, तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है ये मेटा पोजीशन पे है और यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पे है। और एनिलीन जो होता है ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। मतलब कि अगर मान लो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का मतलब ये हुआ, कोई भी ग्रुप अगर पैरा पोजीशन पे होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो, वो बहुत ज्यादा अच्छे से काम करेगा पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पे, लेकिन मेटा पे नहीं करेगा। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको ऑर्थो पे ध्यान नहीं देना है। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एक और रीजन होता है, ऑर्थो इफेक्ट मैं भी बताता हूं, ठीक है। और आप सिर्फ पैरा पे ध्यान देंगे। तो एनिलीन होता है पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। ये मेटा पे डिपेंड नहीं करता, तो CH3 का काम पैरा पोजीशन पे होने पे बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या करेगा, ये बहुत अच्छे से काम कर पाएगा इस पोजीशन पे। ये आपको और अच्छे से कैसे समझ में आएगा, पैरा डायरेक्टिंग है कैसे समझ में आएगा। एनिलीन का मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, तो आपको मिला होगा, आप देखिएगा यहाँ पर जो माइनस चार्ज बनता है बेटा, वो ये इन दो पोजीशन पे और ये दोनों ऑर्थो पे और यहाँ पे बनता है, ये NH2 है। अब देखिए,
आप वापस जाइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, देखिएगा आपको यहाँ पर माइनस मिल सकता है, यहाँ माइनस मिलेगा और यहाँ माइनस मिलेगा, तीन अलग अलग स्ट्रक्चर में। इसका मतलब या तो ये ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है और पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब पैरा के केस में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ा देगा नाइट्रोजन पे, लेकिन यहां पर वो उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा। तो यहां पर पैरा पोजीशन वाला जो है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी मेटा पोजीशन वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वही केस अगर मान लो, चलो नाइट्रो की बात करें, यही जगह पे अगर नाइट्रो होता, मतलब NH2, ठीक है, और यहां पर आप लगा दो, यहां पर आप लगा दो NO2, और यही केस यहां पर लगा दो NO2, NH2 और ये NO2। ठीक है, चलिए अब बताओ कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। NO2 कौन ज्यादा अच्छे से काम करेगा? पैरा वाला ज्यादा अच्छे से काम करेगा, अपने ही काम को ज्यादा अच्छे से करेगा। तो पैरा वाला अपने काम को ज्यादा अच्छे से करेगा। ठीक है, चलो पैरा वाला अपने काम को ज्यादा अच्छे से करेगा। तो अब सोच के देखो कि इस NO2 का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन सा होता है? NO2 होता है, हेलोजन होता है, साइनाइड होता है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा होता है? मेथाइल होता है, मेथॉक्सी होता है, ठीक है, एथाइल होता है। ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा NO2, और कौन ज्यादा अच्छे से करेगा? ये ज्यादा अच्छे से करेगा, ये उतना अच्छे से नहीं करेगा। मेटा पोजीशन वाला अच्छे से काम नहीं करेगा। क्रॉस का मतलब ये, क्योंकि मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। ये जो आपका ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो और ऑर्थो का भी आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर आपको कंसिडर, अभी मैं आपको मेटा और पैरा बता रहा हूं। पैरा वाला ज्यादा अच्छे से काम करेगा, मतलब ये ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को रिलीज विड्रॉ करवा देगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, और ये उतने अच्छे से नहीं खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा क्योंकि मेटा पोजीशन पे है, उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा। तो अब नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कम किस केस में होगा? ये वाले केस में कम होगा। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं है है ना। चलो वो कंफ्यूज हो जाओगे, हटाओ, मैं उस बात से नहीं बताता। ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, तो ये फ्रीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन को टर्म पे। तो फिर ये क्या कर देगा बेटा? इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी इसके कंपेरिजन में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लिया। चलो इसको इस तरीके से समझो। एक्चुअली जो आपका ये एमिन ग्रुप है, यहां से तो समझ में आया। एक और कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, जो कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा, आई नो वेरी वेल। ठीक है, एक्चुअली जितने आपके ये एरोमेटिक ग्रुप हैं, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे देखा जाता है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ आयंस पे देखा जाता है। नहीं समझे? देखो NH2 ग्रुप है, ये जब एसिड से रिएक्ट करेगा, ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो कैसे करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन को एसिड को दे देगा। ये बेस है, ये एसिड को दे रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? अमोनियम मिलेगा, यहां पर एनिलीनियम आयन मिलेगा, NH3+ मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? एनिलीनियम आयन बोलते हैं। ये जो एनिलीनियम आयन बना, उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है इसका बेसिक स्ट्रेंथ। ज्यादा स्टेबल अच्छा बेस, कम स्टेबल अच्छा बेस नहीं है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है इसका बेस। अभी ये सारे कॉन्सेप्ट को फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहां पर CH3 ग्रुप जो है, CH3 ग्रुप अगर मैं यहां लगाऊं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये प्लस चार्ज कम होते जाएगा, तो ये स्टेबल होते जाएगा, मोर स्टेबल। तो ये क्या हो जाएगा? अच्छा बेस, मोर बेसिक। तो CH3 क्या हो जाएगा? मोर बेसिक। यहां पर ये CH3 मेटा पोजीशन पे है, उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। मेटा पोजीशन वाला मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, तो उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा मोर प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा विड्रॉ नहीं कर पाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा विड्रॉ नहीं कर पाएगा, तो इसका स्टेबिलिटी उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये लिस्ट बेस है, ये इस पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ द एनिलीनियम आयन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्चुअली तो यहां पर भी वही केस है। यहां पर NH2 आपने नाइट्रो ग्रुप में लिया है, पहले क्या होगा? ये NH2 यहां पर नाइट्रो ग्रुप है, ये अटैक किया H+ पे। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? एनिलीनियम आयन मिलेगा, और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप रहेगा, पैरा नाइट्रो एनिलीनियम आयन। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि ये कितना बेसिक है। तो यहां पर इससे ये मिलेगा और इससे क्या मिलेगा? इससे ये मिलेगा। देखो जरा एक बार फिर समझ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया तो आपको, अब कुछ भी नहीं रहा बाद में। ठीक है,
वो कॉन्सेप्ट भी बता दिया, इस कॉन्सेप्ट समझिए, पूरा फुल कॉन्सेप्ट से बता दिया। ठीक है, यहां पर मोर इफेक्टिवली कौन विड्रॉ कर पाएगा? इलेक्ट्रॉन को, जो कि पैरा पोजीशन पे है, तो ये ज्यादा विड्रॉ करेगा, तो फिर इसके यहां पर प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा विड्रॉ करेगा उतना प्लस पड़ेगा। यहां वो उतना काम नहीं कर पाएगा तो प्लस को उतना नहीं बढ़ा पाएगा। तो स्टेबल कौन है? ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये उस काम को नहीं कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने के काम को नहीं कर पा रहा, तो स्टेबल ये ज्यादा है। तो स्टेबल ये ज्यादा है तो बेसिक ये ज्यादा हो जाएगा, और बेसिक ये कम हो जाएगा। मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन को ये नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है? डिक्रीज कर दे रहा है पैरा पोजीशन पे बैठ के। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन की स्टेबिलिटी को ये पैरा पोजीशन में बैठ के और कम कर दे रहा है, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जा रही है, और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम नहीं होगी, तो ये मोर बेसिक बन गया। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि रीजनिंग में आपको ध्यान देना पड़ेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया तो उसके आंसर लिखने के टाइम बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहां पर कैसे आपको वर्ड्स को यूज करना है। यहां प्लस आई इफेक्ट तो बोल ही नहीं सकते। ठीक है, यहां आपको स्टेबिलिटी ऑफ एनिलीनियम आयन की बेसिस बोलना है कि नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे है, तो ये क्या करेगा? इसकी स्टेबिलिटी को, एनिलीनियम आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा, इसलिए लिस्ट बेसिक है एज कंपेयर टू दिस वन, लेस बेसिक है इससे, ऐसे बोल के। ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बच गया ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन को एक्चुअली, ऑर्थो वाले को बेटा सीधी सीधी बात यह है कि ऑर्थो पोजीशन के बात को या ऑर्थो इफेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पहले तो पॉसिबल नहीं है अभी इस स्टेज में। ठीक है, मतलब कि NH2 ग्रुप, ये NH2 हो गया यहां पर, और यहां पर CH3 है ऑर्थो पोजीशन पे। तो इस केस में ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट, ओके, इट इज ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट, इट इज लिस्ट बेसिक। लिस्ट बेसिक मतलब अगर आप इसमें और इसमें कंपेयर करो, जिसमें ये तो पैरा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, दोनों कंपेयर आपको समझ में आ गया, लेकिन इन तीनों में ये होता है लिस्ट बेसिक, रीजन है ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थो इफेक्ट को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते, इसलिए इसको थोड़े दूसरे तरीके से अगर थोड़ा इजी वे में समझाया जाए तो ये बताया जाता है कि ये जब ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप होगा तो वो ग्रुप स्टेरिक क्राउडिंग को बढ़ा देगा। ठीक है, ये CH3 पास में है NH2 के पास में है ना CH3, ऑर्थो पे मतलब पास में, मेटा रहता है थोड़ा दूर रहता है, पैरा होता है थोड़ा दूर रहता है, यहाँ रहे दोनों ऑर्थो पोजीशन है, मतलब पास होगा। और जब पास होगा तब एसिड का यहां पर अटैक आसानी से नहीं हो पाएगा, तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब ये अटैक नहीं हो पाएगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं हो पाएगा, मतलब ये अपना काम ही नहीं कर पाएगा, मतलब इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो स्टेरिक इफेक्ट से थोड़ा समझाया गया है। वैसे रीजन क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट की वजह से लिस्ट बेसिक होता है, इसको थोड़ा स्टेरिक क्राउडिंग से आप समझ सकते हो। CH3 ग्रुप जब ऑर्थो पोजीशन पे होता है तो स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होती है, इसलिए एसिड का अटैक आसानी से नहीं हो पाता और ये लिस्ट बेसिक हो जाता है। तो ऑर्थो पोजीशन पे आपका कोई भी ग्रुप रहे वो क्या होगा? लिस्ट बेसिक होगा। उसके बाद पैरा पोजीशन पे वो इफेक्टिवली वर्क करेगा, मेटा पोजीशन पे इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। तो ये था हमारा बेसिक नेचर और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एमीन। हमने रीजन पढ़ा, कैसे कब कम होगा, कब ज्यादा होगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हमने, क्वेश्चंस के मतलब के सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे। अब अगर मान लो आपका क्वेश्चन रीजनिंग आता है तो भी आप आसानी से बना सकते हो, और अगर कंपेयर करने आता है तो भी बना सकते हो। MCQ आएगा तो भी आपको बना पाओगे, और असर्शन रीजन से भी आप बना पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्शनल पढ़ाने का मेरा रीजन सिर्फ ये है बेटा, क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप आसानी से उसको एक्सप्लेन कर पाओ। अदरवाइज देयर आर मेनी वीडियोस विच कैन एक्सप्लेन द टर्म्स इन 10 मिनट्स। अब 10 मिनट में कोई कैसे समझाएगा वो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आपके पास तो सारे ऑप्शंस है यूट्यूब में। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई एम एक्सप्लेनिंग द थिंग्स बेस्ट। ओके, जो आपको अच्छा लगे आप उससे समझिए, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीजों को, हर एक लाइन को, हर एक टर्म को एक्सप्लेन कर पाऊं जितना अच्छे से हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस।